So we will go ahead with more on semiconductor devices. So we have already seen in detail in the last section what are AC signals and what are DC signals. AC voltage and DC voltage क्या होता है? We will just quickly revise क्योंकि अगला एक पूरा ब्लॉक डायग्राम है वो समझना है तो आपको AC DC अच्छे से पता होना चाहिए. AC is extremely simple idea. तो AC समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए what is DC voltage. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कंडक्टर लिया, यू ऑलरेडी यू नो कंडक्टर मतलब यू हैव आयंस हियर. तो कंडक्टर में पॉजिटिवली चार्ज आयंस है विच आर बल्की, विच आर हेवी, विच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो यहाँ पे हमारे पास आयंस है एंड ऑल्सो यू नो दैट कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो यू हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जब तक हमने यहाँ पे कोई भी बायसिंग किया नहीं है, मतलब कोई भी सेल कनेक्ट किया नहीं है, ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स, आई एम शोइंग ओनली वन बट देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली. इसको बोलते हैं रैंडम मोशन. इसका स्पीड होता है 10⁷ मीटर पर सेकेंड. ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए रफली. नो नेट करंट फ्लोज. नेट करंट क्यों फ्लो नहीं होगा? क्योंकि अगर आप कोई भी एक सेक्शन लोगे, इफ यू टेक एनी सेक्शन, तो पर यूनिट टाइम हर एक सेकेंड में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट क्रॉस करेंगे उतने के उतने राइट से लेफ्ट क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि रैंडम मोशन है. नेट करंट इज 0. देन जैसे ही आपने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया था, व्हेन यू कनेक्ट अ सेल हियर, तो सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. इसका मतलब आपने एक साइड को पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, एक साइड को नेगेटिव कनेक्ट कर दिया. In this case, the electrons start moving from negative terminal towards positive terminal. They start drifting. इसको drift motion बोलते हैं. और drift speed बहुत कम होता है. कितना कम होता है? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर्स में होता है. लेकिन जब आप ऐसा एक साइड को पॉजिटिव करते हो, एक को आप नेगेटिव करते हो, इसको आप बोलते हो डीसी वोल्टेज. क्योंकि विद टाइम यू विल ऑलवेज सी ये वोल्टेज कभी भी जीरो नहीं, नेगेटिव नहीं होगा. जीरो तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा. नॉर्मली व्हाट विल हैपन इज इट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स. फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट का आपने कनेक्ट किया है तो ये वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा? 10 वोल्ट. इसको बोलते हैं डायरेक्ट वोल्टेज, डीसी वोल्टेज. तो डीसी वोल्टेज में कभी भी वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होता है. इट डज नॉट गो टू नेगेटिव वैल्यूज. ये कांस्टेंट रहता है विद टाइम. सच वोल्टेज इज नोन एज डीसी वोल्टेज. और इस केस में इलेक्ट्रॉन का मोशन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल है. तो करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है. तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल है, ओनली सिंगल डायरेक्शन करंट. यू हैव वन डायरेक्शनल करंट हियर. इसको बोलते हो डायरेक्ट करंट. तो डायरेक्ट करंट या फिर डीसी वोल्टेजेस दे नॉर्मली डू नॉट फ्लक्चुएट विद टाइम. तो कांस्टेंट होते हैं नॉर्मली. अगर फ्लक्चुएट हुए भी तो दे विल नॉट गो नेगेटिव. उसका एक ही डायरेक्शन होगा करंट का और वोल्टेज भी हमेशा एक ही होगा, पॉजिटिव होगा. दैट्स इट. लेकिन इफ somehow we are able to change the polarity, ये पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया. तो अगर हम ऐसा इस वोल्टेज को फ्लक्चुएट करवा पाए, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज. तो इफ यू आर एबल टू डू दिस, अगर आप कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस केस में ये आता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज. और इसका शेप होता है साइन वेव. हाफ साइकिल होता है पॉजिटिव, हाफ साइकिल होता है नेगेटिव. ये वन फुल वेव है. यहाँ से यहाँ तक पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, और पाई और ये आ गया 2 पाई मतलब 360 डिग्री. तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है? फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है. तो वोल्टेज इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन सम नेगेटिव वैल्यू टू सम पॉजिटिव वैल्यू. नाउ इन दिस केस इलेक्ट्रॉन करता क्या है? इलेक्ट्रॉन परफॉर्म्स ऑसिलेटरी मोशन. क्योंकि जब ये प्लेट पॉजिटिव था तब इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड आने लग गया. अगर इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड जाएगा तो करंट बैकवर्ड होगा, इलेक्ट्रॉन बैकवर्ड जाएगा तो करंट फॉरवर्ड होगा. तो इलेक्ट्रॉन अगर राइट से लेफ्ट में आ रहा है तो करंट लेफ्ट टू राइट है. देन पोलैरिटी चेंज हो गया तो इलेक्ट्रॉन गोज बैक, मतलब नाउ करंट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. फिर वापस से पोलैरिटी चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज होगा मोशन का. फिर वापस से पोलैरिटी चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन विल चेंज. तो यहाँ पे करंट बाई डायरेक्शनल है क्योंकि करंट यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों है. तो करंट, इस करंट को बोलते हो अल्टरनेटिंग करंट.
यहाँ तक क्लियर? ये हमने ऑलरेडी कल देखा था, हमको आज सिर्फ एक बेस बनाना था क्योंकि आज हमको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने हैं। तो द आइडिया इज, जब आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो तो करंट भी आपको मिलता है अल्टरनेटिंग एसी करंट। दूसरा, एसी प्रोड्यूस करना और एसी को ट्रांसमिट करना दोनों ही डीसी के कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव है। तो हमारे घर में जो सप्लाई आता है दैट इज एसी 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 230 वोल्ट का सप्लाई है एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में 50 बार पोलैरिटी चेंज होगा। तो मोर और लेस यू कैन से इलेक्ट्रॉन जो मैंने बताए थे दे परफॉर्म 50 ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स दे वर्क ऑन डीसी सिग्नल्स, दे वर्क ऑन डीसी वोल्टेजेस। नंबर 2, दे डू नॉट वर्क ऑन 230 वोल्ट। कोई 100 वोल्ट पे वर्क करेगा, कोई 50 वोल्ट पे वर्क करेगा, कोई 150 वोल्ट पे वर्क करेगा। तो दो चीजें हमको करनी है, एक तो वोल्टेज को चेंज करना है। अगर हमारे पास एक डिवाइस है जो 100 वोल्ट पे काम करता है तो उसका वोल्टेज हमको, मतलब सप्लाई कितना आ रहा है 230, और डिवाइस कितने में काम करता है 100 वोल्ट, तो हमको 230 से क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। या उल्टा भी पॉसिबल है। पॉसिबली हमारे पास घर में एसी है विच इज हेवी लोड एसी, ज्यादा कैपेसिटी का एसी है, मे बी इट वर्क्स ऑन 400 वोल्ट, तो हमको 230 वोल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें 400। इसको बोलते हैं स्टेप अप। तो अब या तो आपको वोल्टेजेस को स्टेप अप करना है या तो आपको वोल्टेजेस को स्टेप डाउन करना है। इसके लिए तुम यूज करते हो ट्रांसफॉर्मर्स। तो सबसे पहला अगर कुछ होगा तो वो होगा ट्रांसफॉर्मर, राइट। हमको करना क्या है अच्छे से समझ लो। हमारे पास एसी सिग्नल है, एसी वोल्टेज है सप्लाई में, हमारा डिवाइस काम करता है डीसी वोल्टेज पे, तो हमको एसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा डीसी में। इस प्रोसेस को बोलते हो रेक्टिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी इज नोन एज रेक्टिफिकेशन एंड द डिवाइस दैट यू यूज इज नोन एज रेक्टिफायर। तो हमको रेक्टिफायर सर्किट अच्छे से समझना है। रेक्टिफायर सर्किट में बाकी कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर। शुरुआत ट्रांसफार्मर से होती है क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या करेगा, स्टेप अप या स्टेप डाउन का काम करेगा। फिर रेक्टिफायर क्या काम करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। जब एसी से डीसी कन्वर्ट हुआ तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एसी रह गया, उसको रिमूव करने के लिए फिल्टर सर्किट आएगा। उसके बाद भी कुछ रह गया, उसको रिमूव करने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर आएगा। और आखिरी में प्योर डीसी वोल्टेज इज गिवन एज इनपुट टू द डिवाइस दैट यू वांट टू यूज। तो हमको यहाँ पे समझना था ब्लॉक डायग्राम ऑफ फिल्टर सर्किट, सॉरी रेक्टिफायर सर्किट। लेकिन रेक्टिफायर सर्किट में सिर्फ रेक्टिफायर नहीं है, यू हैव अदर एलिमेंट्स आल्सो। मतलब रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में ट्रांसफार्मर, फिर रेक्टिफायर, फिर फिल्टर, फिर वोल्टेज रेगुलेटर, और लास्ट में लोड। लोड मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे उसका रेजिस्टेंस। तो इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ट्रांसफार्मर, ये याद रखना। तो वी विल स्टार्ट विथ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में बेसिकली दो कॉइल्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी कॉइल, एक होता है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल होता है इनपुट कॉइल, क्योंकि हम हमारे घर में जो भी सप्लाई आता है वो हम लोग डायरेक्ट एज अ इनपुट देते हैं प्राइमरी कॉइल को। और प्राइमरी कॉइल में हैव or may not have, it depends, it may have more number of turns compared to secondary, or it may have less number of turns compared to secondary, depends on the purpose. तो anyways हमारे पास यहाँ पे एक प्राइमरी कॉइल है, यहाँ पे एक सेकेंडरी कॉइल है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। मैंने यहाँ पे सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम दिखाए, मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे सप्लाई कितना दिया आपने 230 वोल्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, ये इनपुट है। इनपुट इज गिवन टू प्राइमरी एंड आउटपुट इज टेकन फ्रॉम सेकेंडरी। तो प्राइमरी कॉइल कौन सा कॉइल है, इनपुट कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल कौन सा कॉइल है, आउटपुट कॉइल। इनपुट सिग्नल ये एसी था कि डीसी था, एसी था, क्योंकि हमारे घर में सप्लाई एसी होता है तो एसी सिग्नल है। तो इनपुट सिग्नल है एसी सिग्नल, something like this. Remember, this is an AC signal. और इस ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है
वो कहां से लिया, सेकेंडरी से। वो एसी है कि डीसी है, वो भी एसी है, सिर्फ वो स्टेप डाउन करके लिया है हमने, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर लेस कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो स्टेप डाउन हो गया। अब ये जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, इट इज गिवन एज इनपुट टू डायोड रेक्टिफायर, रेक्टिफायर सर्किट को एज अ इनपुट दे दोगे। सो आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर इज फेड एज इनपुट टू डायोड रेक्टिफायर। ये डायोड रेक्टिफायर आज हम इन डिटेल देखेंगे। दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों का वर्किंग वी विल गो थ्रू इट, वेरी सिंपल। देन ये जो रेक्टिफायर का आउटपुट है, रेक्टिफायर का आउटपुट एक्सपेक्टेड था प्योर डीसी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्योर डीसी। लेकिन प्योर डीसी आता नहीं है। यू गेट डीसी यस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेजेस रिमूव हो जाएंगे, तो नेगेटिव वोल्टेजेस विल बी रिमूव्ड एंड यू विल गेट सच थिंग। तो यू हैव डीसी बट अलोंग विद एसी कंपोनेंट्स। इसको बोलते हो रिपल। क्या बोलते हो? अभी सिस्टम में फिट कर लो, क्योंकि आगे हमको एक एक कंपोनेंट पे फोकस करना है। हम ट्रांसफार्मर का वर्किंग अलग से सीखेंगे, हम रेक्टिफायर का अलग से सीखेंगे, फिर फिल्टर्स का अलग से सीखेंगे, रिपल क्या है वो भी डिफाइन करेंगे। Then output of diode rectifier, which was expected to be pure DC, it is not pure DC, but it comes with AC components, which is known as ripple. अब इस रिपल को रिमूव करना है, फिर इस रिपल को रिमूव करना है। तो रिपल को रिमूव करने के लिए हम लगा देते हैं फिल्टर। तो यू पुट अ फिल्टर सर्किट हियर। बाय द वे ये कोई सर्किट नहीं है, ये एक सिंगल कैपेसिटर आता है। हम आज देखेंगे हाउ डज फिल्टर वर्क। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास फिल्टर। अब फिल्टर का जो आउटपुट है, फिल्टर का इनपुट इज आउटपुट ऑफ डायोड रेक्टिफायर। और जो फिल्टर का आउटपुट है, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्या आएगा, प्योर डीसी आएगा। लेकिन ये प्योर डीसी आता नहीं है। मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन था कि दैट वी शुड गेट अ स्ट्रेट लाइन, बट वी स्टिल डोंट गेट अ स्ट्रेट लाइन। वापस से इसमें रिपल है, लेकिन थोड़े कम प्रोपोर्शन में है, कम परसेंटेज में है। तो पहले रिपल ज्यादा था, अब कम हो गया। देन आउटपुट ऑफ फिल्टर इज फेड टू अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फिल्टर है इसका आउटपुट किसको देते हैं, एज अ इनपुट वोल्टेज रेगुलेटर को। और वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज को रेगुलेट करता है मतलब उसको कंट्रोल करता है, बेसिकली उसको फिक्स वैल्यू पे लाता है। तो फाइनली हमारे पास एक कांस्टेंट प्योर डीसी है। फाइनली वी हैव अ डीसी आउटपुट और डीसी वोल्टेज आ गया। तो एसी का कन्वर्जन हो गया डीसी में। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे। ट्रांसफार्मर का रोल सिर्फ स्टेप डाउन या स्टेप अप करने का था, फिर डायोड रेक्टिफायर, फिर फिल्टर, फिर वोल्टेज रेगुलेटर, और आखिरी में हमारे को जो डिवाइस यूज करना है, हम ये आउटपुट ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर इसको दे देंगे, किसको, डिवाइस को दे देंगे एस 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 एज एज इनपुट। सिंपल। हमारे पास जो भी डिवाइस होगा, जो भी डिवाइस हमको रन करना है, यूज करना है, टीवी होगा तो टीवी के सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, उसको आप बोलते हो लोड रेजिस्टेंस। तो फाइनली आउटपुट ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर इज फेड टू द लोड रेजिस्टेंस एज इनपुट, राइट। तो अल्टीमेटली हमारा एम ये था, हमको जो इंस्ट्रूमेंट चलाना है वो इसके आगे, मतलब इसके आगे। तो लोड रेजिस्टेंस is the resistance of the device that you want to use, the instrument that you want to use. हम हर एक सिंगल एलिमेंट का स्टडी करेंगे,
ट्रांसफार्मर वी विल स्टडी इन डिटेल इन एसी सर्किट्स, इन डिटेल देखेंगे, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, ये स्टेप डाउन कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो भी देखेंगे। अब हमारा टास्क इन दिस चैप्टर इज टू स्टडी डायोड रेक्टिफायर, is to study output of diode rectifier with ripple, define what is ripple factor, then study filter, और voltage regulator हम in some extent we will study voltage regulator also. तो अब let us go to the first important point, that is diode rectifier. नाम में ही है डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तो दैट इज द रीजन कि हमने पूरा का पूरा पीएन जंक्शन डायोड का थ्योरी रिवाइज किया, क्योंकि अगर तुमको वो नहीं पता होगा तो ये समझेगा नहीं। ये इनफैक्ट बहुत इजी है कंपेयर टू अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, दिस इज फार इजियर प्रोवाइडेड आपको पीएन जंक्शन डायोड अच्छे से पता है। तो वी विल स्टडी पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, उसमें दो टाइप के रेक्टिफायर्स है, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम पहले देखेंगे व्हाट इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। नाम में ये हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब यहाँ पे आउटपुट पे आधा ही वेव मिलने वाला है, तो ऑलरेडी यू हैव अ हिंट कि होगा क्या। देन हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, इससे पहले होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का आउटपुट इज गिवन एज इनपुट टू डायोड रेक्टिफायर। तो इसका मतलब ये यहां तक हमको लगने वाला है, यू आर गोइंग टू नीड अप टू दिस पॉइंट। तो अब तक हम डायोड रेक्टिफायर को सिर्फ एक ब्लॉक बता रहे थे, अब ये ब्लॉक यहां से हटा देंगे और वी विल सी इन डिटेल व्हाट इज अ डायोड रेक्टिफायर। तो नाम में ही है डायोड, मतलब यहाँ पे एक डायोड यूज होगा, यहाँ पे एक ही डायोड यूज होगा हाफ वेव में, फुल वेव में दो डायोड यूज होंगे, यहाँ पे एक होगा। तो वी विल बी यूजिंग वन डायोड इन दिस केस। मैं ये वेव फॉर्म्स को जानबूझ के यहाँ पे रख रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम साथ साथ में वेव फॉर्म का भी एनालिसिस करने वाले हैं कि बराबर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही हो रहा है क्या। क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, टू स्टार्ट फ्रॉम एसी वोल्टेज ऑफ 230, देन ट्रांसफार्मर विल ब्रिंग इट डाउन, है ना, स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन में कम हो जाएगा वोल्टेज, रहेगा एसी लेकिन कम हो जाएगा। फिर ये जो सेकेंडरी का मतलब ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है जो सेकेंडरी पे आया वो कहाँ गया, डायोड रेक्टिफायर को एज अ इनपुट गया। यहाँ पे हमारे पास एक ही पीएन जंक्शन डायोड है और डायोड का सर्किट सिंबल पता होना चाहिए। यू ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड अ स्ट्रेट लाइन। ट्राइंगल मतलब पी टाइप, स्ट्रेट लाइन मतलब एन टाइप। गुड। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपके पास है आर एल, लोड रेजिस्टेंस। ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया। क्लियर? इट इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हो लोड के बीच में वोल्टेज रेगुलेटर है, फिर फिल्टर है, डायोड है, रेक्टिफायर मतलब। तो डायोड रेक्टिफायर के बाद कौन होना चाहिए, फिल्टर, फिर होना चाहिए रेगुलेटर। तो हमारा फोकस फिलहाल सिर्फ सिर्फ रेक्टिफायर के वर्किंग पे है, तो मैं बीच में फिल्टर्स वगैरह नहीं दिखाऊंगा फॉर द टाइम बिंग, बाद में आएंगे उस पर। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम जस्ट शोइंग ट्रांसफार्मर, I am showing diode rectifier, and I am showing load resistance. I am not showing filter, I am not showing voltage regulator. वो है नहीं, ऐसा नहीं है। और ये बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, वेरी टाइनी कंपोनेंट्स। तो तुम दिखाओ मत दिखाओ बट फर्क नहीं पड़ता, फॉर द टाइम बीइंग हमारा फोकस होना चाहिए ओनली ऑन द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन थ्रू डायोड। अब अच्छे से सुन लेना, क्योंकि यहाँ पे होता है बहुत बड़ा कंफ्यूजन। मैंने इसलिए पहले ही बोला, मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया। ट्रांसफार्मर को इनपुट था एसी, ट्रांसफार्मर का आउटपुट था एसी, ट्रांसफार्मर का आउटपुट है इनपुट किसको, डायोड रेक्टिफायर को, मतलब डायोड को। तो डायोड का इनपुट कौन है, एसी है, लेकिन ये किसका आउटपुट है, ट्रांसफार्मर का आउटपुट है। तो एक काम करेंगे,
यहाँ पे हम वेव फॉर्म भी प्लॉट कर लेंगे। एंड ये आ गया आपका वोल्टेज, ये आ गया टाइम, एंड फॉर द टाइम बीइंग टेम्पररीली मैं यहाँ पे कुछ डमी लाइंस ड्रॉ करूंगा। डमी मतलब इसको बाद में हटा देंगे, फिलहाल इसको रखना है, इसका यूज करना है, और बाद में इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो वी विल रिमूव दिस लाइंस लेटर। नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा ही है, दैट योर डायग्राम विल बी मच मोर क्लीनर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। गुड। तो रेक्टिफायर को इनपुट सिग्नल कौन सा है? AC, AC which is step down by ट्रांसफॉर्मर, तो ये एज अ इनपुट है। तो दिस इज एज अ इनपुट। तो अभी इमेजिन कर लेना एज अ इनपुट है ये। ओके, क्लियर? कौन सा सिग्नल बताया मैंने? इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल टू द डायोड रेक्टिफायर, मतलब ये VI है, इनपुट वोल्टेज। क्लियर? तो एज यू कैन सी ये साइन वेव है। तो साइन वेव में हाफ साइकिल पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, मतलब अल्टरनेट पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ। 0 to 180 पॉजिटिव, 180 to 360 नेगेटिव, 360 to 540 पॉजिटिव, 540 to 720 नेगेटिव, चलता जाएगा ऐसा। अब इमेजिन यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट था A, एक पॉइंट है B सेकेंडरी पे। तो जब इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल होना मतलब A पॉइंट पॉजिटिव होना, B पॉइंट नेगेटिव होना। इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब मैं सिर्फ इधर ही फोकस कर रहा हूँ, मैं फिलहाल हाफ साइकिल को देख रहा हूँ। तो व्हेन यू लुक एट द इनपुट हाफ साइकिल विच इज पॉजिटिव, इसका मतलब जो A पॉइंट था वो क्या हो गया? पॉजिटिव, और B पॉइंट क्या हो गया? नेगेटिव। और अगर आप कनेक्शंस देखोगे तो P टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड N टाइप थ्रू लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। N टाइप थ्रू लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। P टाइप टू पॉजिटिव, N टाइप टू नेगेटिव। कौन सा बायसिंग है ये? फॉरवर्ड बायस। ये क्या है? फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड है ये। तो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड में होता क्या था? फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड में बैरियर पोटेंशियल ओवरकम होने के बाद यू हैव लार्ज करंट, करेक्ट? फर्स्ट क्वाड्रेंट लार्ज करंट, फॉरवर्ड बायस, इसको आप बोलते हो स्विच ऑन। ये स्विच ऑन स्टेट है ना, जिसमें करंट, लार्ज करंट पास होता है। तो जब इनपुट वोल्टेज का पहला हाफ साइकिल था पॉजिटिव, तब P type is connected to positive, N type is connected to negative. Diode is in forward bias state. फॉरवर्ड बायस स्टेट इज लाइक स्विच ऑन, जिसमें करंट पास होता है। तो यहां से करंट पास हो गया ID, ID मतलब करंट थ्रू डायोड। और ये ID करंट किसमें से पास होगा? लोड रेजिस्टेंस। ये वही लोड है जो आपके सर्किट का, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो उस सर्किट का जो भी रेजिस्टेंस होगा दैट इज RN। व्हाट इज ओहम्स लॉ? V इक्वल टू IR, V इक्वल टू, तो यहां से करंट पास हो गया लोड से ID इंटू RL इस आउटपुट वोल्टेज VO। तो आउटपुट पे वोल्टेज आया, आउटपुट पे वोल्टेज जीरो नहीं है, क्योंकि करंट पास होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस विल गिव यू आउटपुट वोल्टेज। तो इसका मतलब आउटपुट पे वोल्टेज जीरो नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट पे भी आपको वोल्टेज मिला। For positive half cycle of input, you have output at the voltage, है ना? Output at the voltage, बराबर ना? Voltage at the output। तो यहाँ पे आ गया ये V out। ओके, क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया इनपुट पे डायोड को एज अ इनपुट क्या मिला? नेगेटिव हाफ साइकिल। मतलब A पॉइंट हो गया नेगेटिव, B पॉइंट हो गया पॉजिटिव। P is connected to N type and N is connected to P type.
मैं जानबूझ के गलत वर्ड यूज करता हूँ, आप हाँ बोलते हो। P is connected to N type, N is connected to P type. P type is connected to negative terminal, N type is connected to positive terminal. I'll keep on doing this to keep you awake. थोड़ा सा ध्यान तो होना चाहिए वर्ड पे। P type of diode is connected to negative and N type of the diode is connected to positive. This is the condition for reverse bias. रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक याद है, करंट फ्लो होता ही नहीं है। नहीं, ब्रेकडाउन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। वी आर ऑपरेटिंग ऑन लो वोल्टेजेस हियर, तो हम ब्रेकडाउन रीजन में गए नहीं, जाएंगे नहीं, लेकिन करंट मिलता नहीं है। करंट मिलता है बहुत स्मॉल, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, अदरवाइज यू हैव नो करंट। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। जब करंट पास नहीं हुआ, मतलब डायोड स्विच ऑफ स्टेट में है। अगर डायोड स्विच ऑफ स्टेट में है तो करंट कितना है, जीरो है। अगर करंट जीरो है तो प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस कितना है, जीरो है। तो आउटपुट पे कितना है, जीरो है। यू गेट नथिंग एट द आउटपुट। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट के लिए आउटपुट था, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट के लिए आउटपुट नहीं है। फिर अगला हाफ साइकिल आएगा पॉजिटिव, अगला हाफ साइकिल आएगा पॉजिटिव। वापस से ये ए पॉइंट हो जाएगा पॉजिटिव और बी पॉइंट हो जाएगा नेगेटिव। वापस पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। फॉरवर्ड बायस, बराबर। फॉरवर्ड बायस वापस से स्विच ऑन हो गया ना, मतलब करंट पास होगा। करंट पास होगा तो लोड में से करंट पास होगा तो क्या मिलेगा, आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगा। फिर वापस से नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ए पॉइंट हो जाएगा नेगेटिव, बी पॉइंट हो जाएगा पॉजिटिव। रिवर्स बायस अगेन, नो करंट मतलब आउटपुट वोल्टेज इज जीरो। फिर वापस से ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। तो यहाँ पे स्विचिंग एक्शन भी हो रहा है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ। जब फॉरवर्ड बायस हुआ, डायोड स्विच ऑन हुआ, आउटपुट पे करंट मिला, आउटपुट पे करंट मिला तो आउटपुट पे वोल्टेज मिला। यू हैव समथिंग। देन for the negative input cycle, negative half of the input cycle, you have no voltage, then you have again voltage, then you have no voltage. तो इनपुट था फुल वेव, आउटपुट है हाफ वेव। और इनपुट था नेगेटिव से पॉजिटिव तक फ्लक्चुएटिंग, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव तक। लेकिन आउटपुट पे सिर्फ पॉजिटिव है क्या, सिर्फ पॉजिटिव है ना, सिर्फ पॉजिटिव है कि नहीं। हाँ, सिर्फ पॉजिटिव है कि नहीं, सिर्फ पॉजिटिव आउटपुट पे। तो रेक्टिफाई हुआ क्या, यस। तो आउटपुट डीसी है क्या, यस, क्योंकि रेक्टिफिकेशन हो गया यहाँ पे। बट पूरे वेव का रेक्टिफिकेशन हुआ क्या, नो, ओनली हाफ वेव इज रेक्टिफाइड, हेंस इट इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर कहाँ यूज होते हैं, तो देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो कंटिन्यूअस वोल्टेज नहीं लेते। यू हैव टू प्रोवाइड इन दिस काइंड, टर्न ऑफ टर्न ऑन, टर्न ऑफ टर्न ऑन, टर्न ऑफ टर्न ऑन। तो जहां पे ऐसा इनपुट तुमको, ये इसको पता है क्या बोलते हैं, पल्सेस। टर्न ऑफ टर्न ऑन, टर्न ऑफ टर्न ऑन क्या बोलते हैं इसको, पल्सेस। तो ये जो आपके पास आउटपुट आया, आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग आउटपुट। तो यू हैव वोल्टेज, यू डोंट हैव वोल्टेज, यू हैव वोल्टेज, यू डोंट हैव वोल्टेज, देन यू हैव वोल्टेज, यू डोंट हैव वोल्टेज। तो ऐसा सिग्नल्स जो है हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे, जिसको आप लॉजिक गेट्स के लैंग्वेज में हाई और लो बोलते हो, या फिर +1 और 0 बोलते हो। और +1 मतलब +1 वोल्टेज नहीं है, +1 होना, 1 होना मतलब वोल्टेज होना। फिर 10 वोल्ट हो, 50 वोल्ट हो, 2 वोल्ट हो, 15 वोल्ट हो, 20 वोल्ट हो, वोल्टेज है। इफ यू आर गेटिंग सम वोल्टेज दैट इज डिनोटेड बाय 1, एंड व्हेन यू हैव नो वोल्टेज डिनोटेड बाय 0। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम देखोगे हमको ऐसे वोल्टेजेस भी लगते हैं जो पल्सेटिंग हो, जो कंटिन्यूअस नहीं हो। तो ये हो गया स्टोरी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, खत्म, इतना ही है। आई टोल्ड यू दिस इज मच मोर सिंपलर, बहुत सिंपल है कंपेयर टू द थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर इटसेल्फ। देन इसके बाद हमको देखना है फुल वेव रेक्टिफायर। तो नाउ वी वांट टू स्टडी फुल वेव रेक्टिफायर। तो नाम में ये फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब ये पूरे के पूरे वेव को क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा। मतलब इनपुट पे फुल वेव है तो आउटपुट पे भी फुल वेव है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम एक की जगह पे 2 डायोड यूज करते हैं। वी यूज 2 डायोड इंस्टेड ऑफ 1 डायोड।
फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। गुड। नाउ एज आई टोल्ड यू, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन डायोड वी विल यूज टू डायोड हियर। तो हमारे पास यहाँ पे दो डायोड होंगे। और कनेक्शंस को अच्छे से समझ लो, एक्सट्रीमली सिंपल कनेक्शंस है, बट प्रॉब्लम क्या आता है ना, एग्जाम में याद नहीं आता। अब तो याद रखना ही नहीं है आपको, याद रखने के लिए अगर तुम स्ट्रेस करोगे तो याद नहीं रहता है, फिर समझ लोगे तो इजी है। अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये जो दो डायोड है D1 एंड D2, अल्टीमेटली तुमको AC को DC में कन्वर्ट करके सिग्नल देना किसको है, फीड किसको करना है, लोड को। वेरी गुड। तो अल्टीमेटली किसको देना है, लोड को। तो मैं काम करता हूँ, यहां से सीधा लोड पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आ गया लोड रेजिस्टेंस RL। देन अब इसको ऐसा ज्वाइन करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसे कनेक्शन होता नहीं है। दिस इज समथिंग रॉन्ग। ऐसा कनेक्ट कर दिया, दोनों को पैरेलल में लगा दिया, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। यहां से एक कनेक्शन निकलता है, ये सीधा ऊपर जाके ज्वाइन कर देता है। तो क्यों, वो आगे समझ में आ जाएगा आपको। यहां से कनेक्शन निकलता है, यहां पे आएगा। देन अब एक प्रॉब्लम है कि ये जो दो वायर है ना, यहां से हमको सेकेंडरी को सेंटर पे टैप करना है। टैप मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में टैप मतलब टच। तो हमको हमको करना क्या है, ये जो लोड रेजिस्टेंस से एक वायर निकाला, इस वायर को हमको सेकेंडरी को सेंटर पे टच करना है, टैप करना है इसको। लेकिन एक दिक्कत है, ऑलरेडी एक वायर था। तो ऑलरेडी एक वायर था मतलब ऑलरेडी एक वायर था वहां पे। अभी इसको ऐसा कर दूंगा, ज्वाइंट हो गया, जंक्शन आ गया, जंक्शन जंक्शन आ गया तो गया, जंक्शन नहीं आना चाहिए। तो हम जंपर यूज करते हैं। जंपर जंपर मतलब एक वायर के ऊपर से दूसरे वायर को जंप करवाते हो विदाउट कांटेक्ट। तो इसका नोटेशन होता है, जंपर्स का नोटेशन होता है, यहां से वायर आया, जंप करके इधर आया, तो ये है जंपर। तो देयर इज नो जंक्शन। इसका मतलब आपको बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पे जंक्शन पॉइंट नहीं है, यहाँ पे जंपर है। एक वायर को दूसरे वायर के ऊपर से जंप करवा दिया, जंपर आ गया। अब यहाँ पे क्लियर। तो दैट इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन, और इसको सेंटर टैप बोलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि सेकेंडरी के सेंटर पे टैप हुआ है, और क्यों हुआ है वो बाद में समझ में आ जाएगा आपको। तो दिस इज सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे दो डायोड है, एक है D1 एक है D2। अब जब इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल होने का मतलब A पॉइंट पॉजिटिव, B पॉइंट नेगेटिव। अगर A पॉइंट पॉजिटिव है तो P टाइप ऑफ डायोड D1 इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, मतलब D1 इज फॉरवर्ड बायस, एंड P टाइप ऑफ डायोड D2 इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, मतलब डायोड D2 इज रिवर्स बायस। मतलब डायोड D1 स्विच ऑन है, डायोड D2 स्विच ऑफ है। तो डायोड D1 कंडक्ट कर लेगा, यहां से करंट पास कर देगा ID। क्लियर। अब जैसे ही डायोड D से करंट निकला ID, तो करंट ये जंक्शन पॉइंट पे आया। अब जंक्शन पॉइंट पे क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ करंट। तो करंट यहाँ पे जाना चाहिए और यहाँ पे जाना चाहिए, जाएगा नहीं, वो सिर्फ लोड से जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ मतलब इट इज जस्ट लाइक इट इज ब्रेक ओपन, सर्किट ओपन है। सर्किट ओपन मतलब इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस अगर हो तो करंट जाता ही नहीं वहां से, तो करंट जाएगा नहीं। करंट कहाँ से आएगा, लोड से आएगा। तो करंट आया लोड से, यहाँ पे करंट आया, यहाँ पे करंट आया, तो करंट का फ्लो ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, यहाँ पे जाके सेंटर को टैप कर लेगा। तो वापस देखो ये नेगेटिव था, तो सेंटर टैपिंग क्यों की पता है, फॉरवर्ड बायस में P टाइप इज कनेक्टेड टू N टाइप कनेक्टेड टू, हाँ तो फिर यहाँ से ये N टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव B, इसलिए सेंटर टैपिंग किया हमने। तो इसको बना दिया हमने फॉरवर्ड बायस बाय सेंटर टैपिंग। क्लियर। अब क्योंकि लोड में से करंट पास हुआ ही है, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, वोल्टेज V इक्वल टू IR ID इंटू RL।
तो यहाँ पे आपको आउटपुट पे मिल जाएगा वोल्टेज। तो आउटपुट पे मिल गया वोल्टेज, लेकिन ये वोल्टेज तब मिला जब डायोड D1 था फॉरवर्ड बायस, डायोड D2 था रिवर्स बायस। तो जो रिवर्स बायस था वो स्विच ऑफ था, तो स्विच ऑफ को मैं लिखूंगा नहीं, मैं उसको लिखूंगा जो स्विच ऑन है। स्विच ऑन कौन है? D1। अब जब इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल आया, इनपुट का जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो ए पॉइंट बन जाएगा नेगेटिव, बी पॉइंट बन जाएगा पॉजिटिव। पी टाइप ऑफ D1 कनेक्टेड टू नेगेटिव, बराबर, एंड एन टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव वाया सेंटर टैप। पी टाइप ऑफ D2 कनेक्टेड टू पॉजिटिव, पी टाइप ऑफ D2 कनेक्टेड टू, मतलब D2 इज फॉरवर्ड बायस एंड D1 इज रिवर्स बायस। मतलब इस बार कंडक्ट कौन करेगा? D2। कौन नहीं करेगा? तो यहां से करंट निकला ID और जंक्शन पॉइंट पे आया। वापस से दो रास्ते थे, इधर जाएगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि डायोड D1 ये स्विच ऑफ में है। स्विच ऑफ में मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, तो वो पीछे जाएगा नहीं। फिर उसको जाने के लिए तो एक ही रास्ता है, यहाँ पे आएगा। यहाँ से जाएगा तो कहाँ जाएगा? लोड से जाएगा। मतलब वापस से क्या मिल गया? करंट। करंट थ्रू लोड मतलब वोल्टेज मिल गया आउटपुट पे, राइट। तो इस केस में जब नेगेटिव हाफ साइकिल था, जब नेगेटिव हाफ साइकिल था तो डायोड D2 हो गया फॉरवर्ड बायस, D1 हो गया रिवर्स बायस। मतलब वापस से आपको आउटपुट पे आगे से वापस से वोल्टेज मिल गया। फिर अभी वापस से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया, D1 फॉरवर्ड बायस, D2 रिवर्स बायस। D1 is in on state, D2 is in off state। तो वापस आ गया आपके पास यहाँ पे वोल्टेज, आउटपुट पे वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे लोड से करंट पास होगा तो वोल्टेज आ गया। फिर वापस नेगेटिव हाफ साइकिल आया, D2 इज फॉरवर्ड बायस, D1 इज रिवर्स बायस। वापस से आ गया आपके पास आउटपुट पे वोल्टेज, और ये वोल्टेज रेक्टिफाइड वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे टाइम एक्सिस के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब नेगेटिव वोल्टेजेस नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है। मतलब क्या है? DC है ये, बराबर। लुक, हाँ ऐसा डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट क्या था? DC विथ AC कंपोनेंट्स। दिख रहा है ऐसा कुछ? DC विथ AC कंपोनेंट्स, राइट। अब ये डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट आप फीड करते हो फिल्टर को एज अ इनपुट। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे DC में कुछ AC रह गया, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। उसको बोलते हो रिपल फैक्टर, रिपल बोलते हो। और रिपल को डिफाइन करने के बाद एक रिपल फैक्टर नाम की चीज डिफाइन करेंगे हम लोग। पहले रिपल डिफाइन कर लेंगे, फिर रिपल फैक्टर डिफाइन करेंगे। तो पहले रिपल डिफाइन करना पड़ेगा। तो रिपल डिफाइन कैसे करेंगे? नहीं पता? अरे ऐसे कैसे नहीं पता? दिख रहा है। किसको पता? मेरे को तो नहीं पता। मैं बुक तो पढ़ के नहीं आता हूँ ना, मैं ऐसे आ जाता हूँ तो चलो जाना है, बैठे होंगे पढ़ाना है, तुम बता दो। दिख रहा है? क्या दिख रहा है? द आउटपुट ऑफ डायोड रेक्टिफायर contains small fraction of AC components. This small fraction of AC component present in the rectified output is known as ripple. तो पहले रिपल डिफाइन करो, फिर रिपल फैक्टर देखेंगे। मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ, फिजिक्स जैसा इजी सब्जेक्ट नहीं है। ये स्टोरी राइटिंग है, प्रोवाइडेड स्टोरी समझ में आया होगा तो आप कैसे डिफाइन करोगे? बता दो अभी, बताओ। A small fraction of AC component is present in the output of diode rectifier। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, the output of diode rectifier contains small fraction of AC component। The output voltage of diode rectifier contains a small fraction of AC component This
फ्रैक्शन ऑफ एसी कंपोनेंट किसमें प्रेजेंट था ये? दिस फ्रैक्शन ऑफ एसी कंपोनेंट प्रेजेंट किसमें? प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ, किसका आउटपुट? आउटपुट ऑफ डायोड रेक्टिफायर, of diode rectifier is known as ripple. अभी नोट्स में मैंने थोड़ा सा ग्रामर चेंज किया होगा, बात एक ही है, फिजिक्स विल नॉट चेंज, नोट्स में भी वही है, इधर भी वही है, सिर्फ थोड़ा लिखने का तरीका चेंज हो गया, हुआ होगा, पता नहीं मुझे, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्क्स मिलने वाला ही बता रहे हो, लिखोगे तो सही लिख रहे हो। अब ऐसा है, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हमको डायोड रेक्टिफायर से ऐसा एक फ्लैट लाइन मिलना चाहिए, प्योर डीसी, लेकिन मिलता है नहीं, हमको मिलता है डीसी विथ एसी कंपोनेंट। जितना एसी कंपोनेंट कम, मतलब जितना रिपल कम, उतना ही इफेक्टिव है आपका डायोड रेक्टिफायर, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन तो था फ्लैट लाइन। अब अगर मैं दो अलग अलग रेक्टिफायर लेके आया, हो सकता है एक में रिपल ज्यादा है, एक में रिपल कम है, तो जिसमें डीसी कंपोनेंट, जिसमें एसी कंपोनेंट ज्यादा है वो लेस इफेक्टिव है, क्योंकि अल्टीमेटली तुमने रेक्टिफायर लगाया क्यों था? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। मेरे पास दो अलग अलग डायोड्स है, एक लगाया उसमें रिपल ज्यादा है, एक में रिपल कम है, तो ज्यादा इफेक्टिव कौन? जिसमें कम है, मतलब वो अपना काम ज्यादा अच्छे से कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज मोर इफेक्टिव। तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रिपल, और रिपल को आप एसी कंपोनेंट भी बोलते हो, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रिपल, मोर इफेक्टिव इज द रेक्टिफायर। लेकिन ये एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हो गया, जिसमें आप बोलोगे जितना वैल्यू रिपल का कम है उतना ही रेक्टिफायर इफेक्टिव है। साइंस में नंबर्स लगते हैं, यू हैव टू, इफ यू वांट टू कंपेयर टू थिंग्स, यू हैव टू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिंपल से भाषा में अगर आप दो वेवलेंथ को भी कंपेयर करते हो ना, तो आप नंबर में लिखते हो, रेड इज 7000 एंगस्ट्रॉम, ब्लू इज 4500 एंगस्ट्रॉम के आसपास। आप किसी भी चीज को कंपेयर करो, अगर आपको दो एरियाज को कंपेयर करना है तो यू राइट डाउन नंबर्स, आपको दो रजिस्टर्स को कंपेयर करना है तो यू राइट डाउन नंबर्स। तो हमको ये कौन से रेक्टिफाइड आउटपुट में कितना रिपल रह गया, कितना एसी कंपोनेंट रह गया, अगर ये हमको समझना है तो हमको एक पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। क्या बोलते हैं? रिपल फैक्टर। और रिपल फैक्टर बहुत इजी डेफिनेशन है, तुम पहले अच्छे से समझ लो, और वहां पे एक डायग्राम है जो थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, तो वो तो ज्यादा बेटर होगा कि यहाँ ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा वो क्या बोलना चाहते हैं। अल्टीमेटली हर जगह पे कम से कम रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में वाई एक्सिस पे वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे टाइम है। हमारा रेक्टिफायर सर्किट से एक्सपेक्टेशन क्या था कि हमको प्योर डीसी मिलना चाहिए, दिस वाज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। इसको हम बोलते हैं वीडीसी, डीसी वोल्टेज, ये हमारा एक्सपेक्टेशन था, ये मिलना चाहिए। नो, लेकिन मिलता क्या है हमको? ऐसा तो बिल्कुल नहीं मिलता है। क्या मिलता है? डीसी विथ सम एसी, दिस इज व्हाट यू गेट, बराबर, राइट। अब आपके जो बुक में डायग्राम है वो आपको ऐसा दिखना चाहिए था, बराबर, या ऐसा, या फिर ऐसा दिखना चाहिए था, या फिर यहाँ पे कहीं तो आपको ऐसे 3 हाफ सर्कल दिखने चाहिए थे। दिख रहा है क्या? नहीं। क्या दिख रहा है? साइन वेव दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अब साइन वेव क्यों लिया होगा? पहली बात एक समझ लो बात, जब हमको हमको एक एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलती नहीं है, एक रेंज मिलता है हमको, यहाँ पे भी वही हो रहा है ना, एक रेंज मिल रहा है। हमको चाहिए था प्योर डीसी 5 वोल्ट,
हमको मिल गया वेरिएशन बिटवीन 4.5 टू 5.5, बराबर। तो जब ऐसा होता है तो हम एवरेजेस की बात करते हैं, वी फाइंड आउट व्हाट इज द एवरेज। हाँ, और एवरेज अलग अलग टाइप के होते हैं। नॉर्मल एवरेज होता है जिसमें आप टोटल नंबर्स को ऐड करते हो, डिवाइड टोटल नंबर, जैसे 1+2+3/3, ये नॉर्मल एवरेज है। फिर होता है एक, आपने ही सीखा है ना, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर रूट किसका? स्क्वायर्स का। मतलब आप हर एक इंडिविजुअल रीडिंग का स्क्वायर करते हो, उसका मीन लेते हो और मीन का रूट ले लेते हो, उसको बोलते हो आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे ही वैल्यूज रूट मीन स्क्वायर से ही कंपेयर किए जाते हैं, खासकर तो जब एसी सिग्नल्स हो तब। ऑल द वैल्यूज विल बी बेसिकली कंपेयर्ड इन टू डिफरेंट वेज। एक है उसमें से रूट मीन स्क्वायर, और एक भी है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताना चाहिए रूट मीन स्क्वायर, बराबर। मतलब तुमको मीन लेना है, क्या लेना है? अब ये जो तुम रिपल देख रहे हो, ये वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं है। मैथ्स आ गया इधर। अब ये वेल डिफाइंड, मैंने पूछा बताओ फंक्शनल फॉर्म बताओ इसका। पहले तो फंक्शनल फॉर्म मतलब क्या? वो बहुत हाईफाई लैंग्वेज है फंक्शनल फॉर्म। वो हाईफाई लैंग्वेज नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, दैट इज द आइडिया हियर, साइन स्क्वायर, बराबर। हाँ, और आपको पता है साइन स्क्वायर का एवरेज क्या होता है? 1/2। हियर वी गो। तो अगर मैंने इसको, ये जो बीच में एक जो बल्ब था, इसको मैंने नीचे दिखा दिया तो क्या फर्क पड़ गया? कुछ नहीं। तो हम पहले कर क्या रहे थे? ऐसा था, रिपल है सिर्फ क्योंकि साइन स्क्वायर का एवरेज हमको पता है 1/2 है ओवर 1 साइकिल। हाँ, हमको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एवरेज पता होता है, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ओ इसका तो नहीं पता, फिर क्या करो? तो स्क्वायर कर लो। किसका स्क्वायर करो? साइन। क्योंकि देखो साइन ऐसी बात है, साइन माइनस भी होता है प्लस भी होता है, -1 से +1 तक उसकी वैल्यू होती है, उसका रेंज है वो। डोमेन ऑफ डेफिनेशन, व्हाट इज डोमेन ऑफ डेफिनेशन? नहीं पता? चलो ठीक है, जान दो। कितने एंगल से कितने एंगल तक तुम डिफाइन करते हो बोलते हो डोमेन ऑफ डेफिनेशन। एनीवेज, मैं थोड़े सिंपल सिंपल वर्ड यूज करूंगा, डोंट वरी। रेंज आता है -1 से +1 तक, तो नेगेटिव आता है, लेकिन अगर मैं स्क्वायर कर दिया तो पॉजिटिव होगा। तो व्हाट वी से इज, इसका तो मैं एवरेज निकाल नहीं सकता, क्योंकि निकालने गया तो पहले मुझे इसका फंक्शनल फॉर्म देखना पड़ेगा, इसका फंक्शन देखना पड़ेगा कैसा है। तो कम से कम दिख तो रहा है साइन है, सिर्फ ऊपर का पार्ट इसको नीचे लग गया तो साइन बन गया, करेक्ट। और साइन है तो साइन का मीन वैल्यू हमको ऑलरेडी पता ही होता है, और यहां से लेके यहां तक ये आ गया आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू ऑफ ट्रिपल एसी कंपोनेंट। तो डायग्राम में बस उतना ही चेंज है। डायग्राम में रिपल दिखाने की जगह पे उसको साइन फॉर्म में दिखाया है, क्योंकि साइन और कॉस के आपको एवरेजेस पता होते हैं, दैट इज वाई। है क्लियर? अब क्लियर। और एक चीज याद रखना, जो गलती तुम कभी नहीं करना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, घाई घाई में हम इसको इधर ड्रॉ कर देते हैं, तो तुमने इधर ड्रॉ कर दिया तो खत्म ही हो गया, पॉइंट ही खत्म, वोल्टेजेस आ गए नेगेटिव। और तो फिर मतलब इसका मतलब रेक्टिफायर ने कुछ काम ही नहीं किया, रेक्टिफायर ने ट्रांसफार्मर से लिया वैसा वैसा पास कर दिया, तो कुछ नहीं किया, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसके लिए इसको यहाँ पे रखना है। गुड। अब हम डिफाइन करते हैं एक पैरामीटर which is called as ripple factor, RF. Ripple factor is the ratio of RMS value of AC component, RMS value of AC component, मतलब ये एवरेज वैल्यू अपॉन वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट, मतलब ये VDC। तो इन शॉर्ट दिस इज VRMS और दिस इज VDC, इसको बोलते हो रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर हमको एक रफ आइडिया दे देगा कि उस डायोड रेक्टिफायर का इफेक्टिवनेस कितना है। लेसर द वैल्यू मतलब मोर इफेक्टिव, मोर इफिशिएंट, मोर इफेक्टिव। लार्जर द वैल्यू मतलब, फिर भी हम एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, व्हाट वी आर सेइंग इज करेक्ट और नॉट, हम चेक करेंगे बाद में। गुड। तो अब हमारा रिपल फैक्टर हो गया डिफाइन।
तो ये जो डीसी सिग्नल है विथ एसी कंपोनेंट विथ रिपल, इट विल बी फेड टू फिल्टर सर्किट। किसको दोगे अब ये? फिल्टर सर्किट को दोगे। नाउ मतलब अब हम लोग यहाँ पे आ गए, somewhere over here। तो सबसे पहली बात, कोई फिल्टर सर्किट नाम की चीज नहीं है, फिल्टर है ही नहीं, सर्किट है ही नहीं, फिल्टर है लेकिन सर्किट नहीं है। ऑफ कोर्स देयर इज फिल्टर बट देयर इज नो सर्किट। व्हाई नॉट? क्योंकि यहाँ पे रिमेंबर हम एक सिंगल कैपेसिटर लगाते हैं that works as filter, so we will put just one single capacitor here and that works as filter, इसलिए इसको बोलते हैं, इसलिए आपके नोट्स में कैपेसिटर फिल्टर नाम का एक टॉपिक है ना, कैपेसिटर फिल्टर। मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन में बताया भी था कि हम लोग एसी कंपोनेंट को डीसी में से निकालने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, अगेन दिस विल मेक अ क्वेश्चन ऑफ जेईई नीट, आता है, आया है। डीसी सिग्नल में से एसी सिग्नल कौन ब्लॉक करता है? कौन ब्लॉक करता है? कैपेसिटर ब्लॉक करता है। तो जब भी तो तुम कैपेसिटर फिल्टर सीख रहे हो, तो कैपेसिटर क्या करेगा? एसी कंपोनेंट को, मतलब रिपल को क्या करेगा? रिपल को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। रिपल को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। अब वो कैसे ब्लॉक करेगा वो देख लो। रिमेंबर, वापस से यहाँ पे है लोड रेजिस्टेंस। अब एक्चुअली फिल्टर के बाद आना चाहिए था वोल्टेज रेगुलेटर, सही है, लेकिन वापस एज आई टोल्ड यू, जिसका जितना रोल हम उतना ही दिखाते हैं। हम अभी यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर फिलहाल दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उसका यहाँ पे रोल नहीं है। तो जितना जिसका काम है उतना ही हमको शो करना है यहाँ पे। तो हम आ गए फिल्टर पे। अभी फिल्टर कैसे काम करता है वो समझने से पहले यू हैव टू गो बैक हियर। दिस इज वन फुल इनपुट साइकिल, बराबर ना? सही बोल रहा हूं? नहीं, this is one full input cycle, this is half input cycle, बराबर, this is quarter input cycle। तो जो मैंने अभी बोला वापस एक बार अच्छे से सुन लो। this is one full input cycle, this is half input cycle, this is one quarter of a input cycle। गुड। हम फुल वेव रेक्टिफायर जब यूज करते हैं तो हमको फुल वेव के लिए रेक्टिफिकेशन मिलता है, वी गेट रेक्टिफिकेशन फॉर फुल वेव, करेक्ट, राइट। तो अब लेकिन ये जो कैपेसिटर फिल्टर था, इसको इनपुट कैसा है दिख रहा है आपको? इनपुट क्या है? इनपुट क्या है? डीसी अलॉन्ग विथ एसी कंपोनेंट। तो यहां पे हमारे पास इनपुट है, ये आ गया टी, ये आ गया वी। मैं यही वहां पे ड्रॉ करूंगा, आई विल ड्रॉ द सेम थिंग देयर। सिर्फ इतना है कि मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके ड्रॉ कर रहा हूं। पीछे बड़बड़ होने का रीजन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वैसे लॉजिकल नहीं है वो। वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, आई नो दैट इज नॉट लॉजिकल, तो बातें मत करो। एज आई टोल्ड यू, मैं ये थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाने वाला हूं, थोड़ा सा, क्योंकि हमको नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। क्योंकि आपको फिल्टर के आउटपुट को जस्टिफाई करना है, फिल्टर के आउटपुट को जस्टिफाई करना मतलब फिल्टर का आउटपुट ऐसा क्यों आया ये समझाना पड़ेगा, ऐसा ही क्यों आया। तो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई, हाउ रिपल्स आर रिड्यूसिंग आफ्टर पासिंग थ्रू फिल्टर। अब यहाँ पे जब हम एनालिसिस करते हैं ना, हमने देखो स्टार्ट किया था हाफ हाफ वेव का एनालिसिस, मतलब हाफ इनपुट साइकिल में आउटपुट क्या आ रहा है, फिर अगले हाफ इनपुट साइकिल में आउटपुट क्या आ रहा है, फिर अगले हाफ साइकिल में इनपुट क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, फिर अगले हाफ साइकिल इनपुट के लिए आउटपुट क्या मिल रहा है। तो हम वहां पे एनालिसिस कर रहे थे हाफ 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 साइकिल का। हाफ वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट था, नेगेटिव के लिए नहीं था, फिर पॉजिटिव के लिए था, फिर नेगेटिव वापस से नहीं था। फिर फुल वेव रेक्टिफायर में
इनपुट साइकिल चाहे पॉजिटिव हाफ हो चाहे नेगेटिव हाफ हो, आउटपुट पे हमेशा आपको मिलता ही है, रेक्टिफाइड आउटपुट मिलता है विथ रिपल। अब इसका एनालिसिस करोगे क्वार्टर क्वार्टर साइकिल का, 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। तो यहाँ पे एनालिसिस करते वक्त 1/4 1/4 साइकिल का आपको सोचना है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, सिर्फ जो लैंग्वेज में बुक्स में लिखा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन जाता है, तो ध्यान दो। पहली बात, ये जो कैपेसिटर मैंने लगाया है ये डायोड रेक्टिफायर के बाद लगाया है, कैपेसिटर फिल्टर हो गया ये, क्योंकि डायोड रेक्टिफायर के बाद क्या होना चाहिए था, फिल्टर। हमने क्या लगा दिया, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, नंबर 1। ये जो कैपेसिटर में लगाया है ये अनचार्ज कैपेसिटर है, मतलब इट डज नॉट हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, बराबर। अब मैं अगर पूछ लूं, मुझे बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने 3 फॉर्म देखे हैं इसके, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c, और एक था क्यू वी बाई 2। और भी चेक कर लो, हाफ सी वी स्क्वायर तो पक्का ही है, ठीक है। तो एनीवेज, तो ये जो कैपेसिटर हमने लगाया है ये अनचार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, इन शॉर्ट। अब होगा क्या, जब जब इंपॉर्टेंट ना, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, जब हमारे पास इनपुट साइकिल का क्वार्टर है, क्वार्टर, हाफ नहीं, क्या है, क्वार्टर है, बराबर। तो रेक्टिफाइड आउटपुट का भी क्वार्टर है, इनपुट के क्वार्टर के लिए रेक्टिफाइड भी क्वार्टर है, सही है। तो रेक्टिफाइड भी कितना है, क्वार्टर साइकिल है। अगर आप देखोगे तो ये क्वार्टर साइकिल में हो क्या रहा है, वोल्टेज इज गोइंग फ्रॉम 0 टू सम मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्वार्टर साइकिल में वोल्टेज इज गोइंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, सही है, पक्का। तो क्वार्टर साइकिल में वोल्टेज इज गोइंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। ये जो कैपेसिटर आपने लगाया ये अनचार्ज था। आइडियली होना क्या चाहिए, आइडियली होना चाहिए कि यहाँ का जो वोल्टेज है वो लोड रेजिस्टेंस को मिलना चाहिए। जो भी रेक्टिफाइड आउटपुट है, डायोड का जो आउटपुट है वो कहाँ मिलना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस पे मिलना चाहिए। लेकिन बीच में कौन आ गया, कैपेसिटर, और वो कैसा था, अनचार्ज था। तो जब वोल्टेज बढ़ते गया, ये वोल्टेज कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, मतलब कैपेसिटर से पहले है, कैपेसिटर से पहले है। तो जब वोल्टेज 0 से पीक पे जा रहा है तो ये कैपेसिटर अनचार्ज है, तो वो क्या करेगा, चार्जिंग करेगा खुद को। वोल्टेज मतलब एनर्जी, कैपेसिटर अनचार्ज मतलब उसका एनर्जी नहीं है। तो क्वार्टर साइकिल में जब वोल्टेज बढ़ रहा है 0 से पीक तक, तो कैपेसिटर ने क्या किया, उसने एनर्जी को आगे जाने ही नहीं दिया, खुद को चार्ज कर लिया। अब जब खुद को चार्ज करेगा तो फिर लोड रेजिस्टेंस पे कुछ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, वेरी गुड, नहीं जाएगा। तो फिर लोड रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप दिखेगा, वोल्टेज ड्रॉप दिखेगा, तो वोल्टेज का हो गया ड्रॉप। मैं उसी ग्राफ पे सुपर इम्पोज कर रहा हूं, ज्यादा अच्छे समझेगा, हो गया ड्रॉप। तो ये जो ग्रीन कलर का लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस का बता रहा है वहां पे, और ये किसका था, ये रेक्टिफाइड आउटपुट है। तो रेक्टिफाइड आउटपुट का क्वार्टर साइकिल जहां वोल्टेज 0 से पीक पे जा रहा है, जाना चाहिए था लोड को, बीच में आ गया कैपेसिटर, तो कैपेसिटर ने वो एनर्जी यूज कर लिया टू चार्ज। एनर्जी जब कैपेसिटर ने यूज किया है तो लोड तक कुछ पहुंचा ही नहीं, तो लोड पे वोल्टेज का क्या मिलना चाहिए, ड्रॉप। तो ये ड्रॉप आ गया, ड्रॉप आ गया, बराबर। अब जब यहाँ पे अगले क्वार्टर साइकिल में जब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, पीक से 0 जा रहा है, मतलब कैपेसिटर खुद को डिस्चार्ज करेगा। तो अगला क्वार्टर साइकिल इज फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। पहले क्वार्टर में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, बराबर, फुल्ली चार्ज हुआ मतलब लोड पे एनर्जी मिला नहीं, लोड पे एनर्जी मिला नहीं तो लोड पे कितना आया, ड्रॉप, वोल्टेज का ड्रॉप नोटिस हुआ। अगले क्वार्टर साइकिल में कैपेसिटर खुद को क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। तो कैपेसिटर खुद को डिस्चार्ज नहीं करेगा,
तो फिर एनर्जी आगे जाएगा ही नहीं कभी, तो उसको डिस्चार्ज भी करना है। तुम करते नहीं मोबाइल फोन को चार्जिंग, तो मोबाइल फोन का बैटरी में कैपेसिटर ही तो होता है मोर और लेस, फिर यूज करते हो बाद में चार्जिंग से निकाल के, तो डिस्चार्ज होता है क्या? हाँ, तो यहाँ पे भी फुल्ली चार्ज होने के बाद कैपेसिटर क्या होगा? डिस्चार्ज। कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना मतलब कैपेसिटर ने एनर्जी रिलीज करना, कहाँ गया एनर्जी? लोड पे। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है ना, तो लोड पे आपको एनर्जी दिखने लगता है, तो यहाँ पे वापस से बढ़ गया वोल्टेज, हाँ वोल्टेज में गेन हो गया अब, बराबर। फिर वापस अगला क्वार्टर साइकिल आया, अगले क्वार्टर साइकिल में वापस से वोल्टेज जीरो से कहा जा रहा है? पीक। अब देखो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है, तो अब जीरो से जब पीक वोल्टेज पे जाएगा, तो कैपेसिटर खुद को वापस से क्या करेगा? मतलब लोड पे क्या मिलेगा? ड्रॉप, वापस से मिलेगा ड्रॉप, बराबर। सही है, सही है ना? तो वापस से आएगा ड्रॉप, और इसके बाद क्या आएगा? वापस से राइज, फिर क्या आएगा? ड्रॉप, फिर क्या आएगा? राइज, चलता रहेगा। अब तुम इसको यहां से हटा के देखो, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये हमने ऐसा क्यों ड्रॉ किया, राइट? तो दिस इज हाउ कैपेसिटर फिल्टर वर्क्स। तो कैपेसिटर करता क्या है? कैपेसिटर जो डीसी में एसी कंपोनेंट था, उसका यूज करके खुद को चार्ज डिस्चार्ज करता रहता है, वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग। जब वो खुद को चार्ज करता है तो एनर्जी वो यूज करता है, आगे पास नहीं करता। आगे पास नहीं करता मतलब लोड पे आपको मिलेगा ड्रॉप, फिर जब वो खुद को डिस्चार्ज करता है तो वो एनर्जी जो इसने स्टोर की थी वो अभी पास कर देगा। फिर गेन, मतलब आउटपुट पे आपको अभी वोल्टेज गेन मिलने लग गया, फिर ड्रॉप, फिर गेन, फिर ड्रॉप, फिर गेन। इससे हुआ क्या? इससे एसी कंपोनेंट कुछ परसेंटेज में एब्जॉर्ब हो गया। किसने कर लिया? कैपेसिटर ने। तो कैपेसिटर किसको ब्लॉक करता है? एसी को कि डीसी को? पास को करता है। तो ये क्वेश्चन आया था एक बार थ्योरी फॉर्म में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ब्लॉक्स एसी बट अलाउज डीसी? कैपेसिटर, राइट? तो ये आ गया यहाँ तक। अब जो वोल्टेज रेगुलेटर है ये हम लोग बाद में देखेंगे, अगर सिलेबस में है तो। शायद हेजिनर डायोड तो वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता ही है, तो हम देखेंगे। और कल से वी विल स्टार्ट विद स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स। हमको 3-4 स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड का स्टडी करना है, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो।